नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो स्वर संधि के अंतर्गत आज हम जिस संधि का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है यण स्वर संधि। जी हाँ दोस्तों, कौन सी? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि के अंतर्गत कौन से वर्ण मेल करेंगे और उनसे जो है क्या विकार उत्पन्न होगा, किस प्रकार का बदलाव आएगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यण स्वर संधि में क्या होता है कि ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा। कौन सा आएगा? असमान। असमान का अर्थ क्या होता है? असमान स्वर यानी कोई दूसरा स्वर आएगा, यानी वापिस ई या ई नहीं आएंगे। ई या ई के अलावा दूसरा कोई भी स्वर आएगा। जब ई या ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो जो ई है यह परिवर्तित होकर क्या बन जाता है? यह बन जाता है। ई परिवर्तित होकर क्या बन जाता है? यह बन जाता है। और इसी प्रकार उ या ऊ के पश्चात अगर कोई असमान स्वर आ जाता है, उ या ऊ के पश्चात क्या आ जाता है? कोई असमान स्वर आ जाता है तो भी जो है उ या ऊ जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाते हैं? वो परिवर्तित होकर व बन जाते हैं। और यदि री के पश्चात कोई असमान स्वर है ना, री के पश्चात कोई असमान स्वर आ जाता है तो यह जो री है यह भी परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? र। तो यहाँ पर हमें ई का य, ऊ का व और री का र। यहाँ पर जो मुख्य रूप से उदाहरण ध्यान में रखने योग्य है वह य और व के उदाहरण। यानी कि इसमें अगर संस्कृत के हिसाब से बात करें तो इसमें कहा जाता है कि इको यणचि, यानी इक का यण हो जाता है ना। वहाँ पर अगर माहेश्वर सूत्र की बात करें तो उसमें जो प्रत्याहार होते हैं उसके अंतर्गत इक का यण हो जाता है ना। इसका सूत्र भी होता है इको यणचि, यानी इक का यण, अर्थात ई जो है वो य में बदल जाते हैं, ऊ जो है वो व में बदल जाते हैं। ई का य, ऊ का व, इसमें यह विशेष तौर पर ध्यान रखना। और प्रत्येक संधि में हमने पहले भी चर्चा की, हम जो है शब्द के बीच में जहाँ शब्द टूट रहा है वहाँ पर उस संधि की एक विशेष पहचान होती है, उसी के आधार पर हम जो है आगे चलते। जैसे इसमें क्या पहचान होगी, इसमें पहचान के आधार पर बता दूँ मैं आपको किस प्रकार से इसमें उदाहरण आते हैं। जैसे शब्द है अति धन अधिक। शब्द क्या है? अति धन अधिक। हमें क्या करना है? हमें इन शब्द जो है दोनों को जोड़ना है। जब इनकी संधि करेंगे तो यहाँ पर योग के चिन्ह के पूर्व जो है अंतिम स्वर जो बच रहा है वो कौन सा बच रहा है? ई बच रहा है। और योग के चिन्ह के पश्चात जो प्रथम स्वर है वो कौन सा बच रहा है? अ बच रहा है। यानी कि ई और अ आपस में क्या करेंगे? योग करेंगे। जब ई और अ आपस में योग करते हैं तो इनके योग करने से जो परिवर्तन आएगा वो ई जो है वो य में परिवर्तित हो जाएगा। ई किस में परिवर्तित हो जाएगा? य में परिवर्तित हो जाएगा। और इसमें यह बात और भी है कि बाद वाला जो व्यंजन आता है, बाद वाला जो स्वर आता है उसमें आपको यह जो है दिक्कत नहीं आएगी कि वो जो है स्वर कौन सा होगा, आ होगा अथवा मात्रा कौन सी होगी। यानी कि यह जो मात्रा होगी यह पूर्व वाले य या व के साथ मिली होगी, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ई का तो यह हो गया, ई का क्या हो गया? यह हो गया। तो यह जो शब्द बनेगा जिस पर मात्रा है वो तो आधा वर्ण हो जाएगा। मात्रा किस पर है? त पर है। ई की मात्रा किस पर है? त पर है। तो त जो है वो आधा हो जाएगा। और ये के साथ कौन सी बाद वाली मात्रा जो है क्या आ रही है? अ आ रही है। अ की मात्रा जुड़ जाएगी और शब्द क्या बन जाएगा? अत्यधिक। शब्द क्या बन जाएगा? अत्यधिक। जैसे कि नी धन ऊन। नी धन ऊन शब्द है, नी धन ऊन। तो यह जब यहाँ पर दोनों शब्द मिलेंगे तो यहाँ जो स्वर बच रहा है वो ई बच रहा है और वहाँ पर स्वर योग के चिन्ह के पश्चात स्वर कौन सा आ रहा है? ऊ आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी शर्त क्या है? हमारी शर्त यही है कि ई अथवा ई के बाद में क्या आना चाहिए? असमान स्वर आना चाहिए। जब भी असमान स्वर, आपको याद दिला दो, समान स्वर आते ही वहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। ई या ई के पश्चात अगर समान स्वर आते हैं तो वहाँ पर तो दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पर असमान स्वर कोई भी आएंगे, असमान का अर्थ क्या होता है? यानी वापिस ई या ई नहीं होने चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर होंगे तो वहाँ पर हमारी संधि जो है वो कौन सी होगी? यण संधि होगी। तो यहाँ पर ई के पश्चात क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है। ई के पश्चात क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। यण संधि के अंतर्गत परिवर्तित कौन सा होगा? परिवर्तित ई होगा। परिवर्तित क्या होगा? ई जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। अब यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखना कि जिस पर मात्रा होती है, योग के चिन्ह के पूर्व जिस पर मात्रा होती है, ई की या फिर ऊ की किसी की मात्रा जो होती है यण संधि के अंतर्गत, वह वर्ण जो है वह आधा हो जाता है। वह वर्ण क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो यहाँ पर न तो सीधी सी बात है, न पर मात्रा है, न आधा हो जाएगा, यह यहाँ पर आ जाएगा। अब यह के बाद जो स्वर कौन सा है?
यह के बाद स्वर कौन सा यहाँ पर ऊ स्वर है, कौन सा स्वर है ऊ। तो यहाँ पर तो हमारा जो यह है ये हलंत है, तो हलंत कोई भी व्यंजन जब होता है तो उसके साथ स्वर जो है आसानी के साथ योग करके उसके साथ हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो ऊ की मात्रा ये आसानी से इसके साथ आके मिल जाएगी और हमारा जो शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा, न्यून बनेगा। कौन सा बनेगा, न्यून बनेगा। अगला जो उदाहरण है, जैसे आपसे संधि विच्छेद करने के लिए कहा जाए कि आप इसका संधि विच्छेद कैसे कर सकते हैं, तो जैसे मैंने शब्द लिखा यहाँ पर अत्यल्प। शब्द कौन सा लिखा, अत्यल्प। यहाँ पर यण संधि को आप आसानी से विच्छेद करना बहुत आसान है। इसमें जो है पहचान होगी, आपको आधे वर्ण के बाद य या व दिखेंगे। कौन से, किसी भी जगह आधे वर्ण के बाद अगर य या व दिखेंगे तो वहाँ पर सीधी सी बात है यण संधि हो रही है। कौन सी हो रही है, यण संधि। अब यह आपको डिसाइड करना है कि उसमें जो है कहाँ पर ई की मात्रा आएगी या फिर किस प्रकार से ऊ की मात्रा आएगी। जैसे यहाँ पर आधे वर्ण के बाद यह दिख रहा है, आधे वर्ण के बाद क्या दिख रहा है, यह। तो यण संधि में हमें यह याद रखना पड़ेगा कि ई का यह होता है, ऊ का वह होता है। इतना हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ई का यह और ऊ का वह होता है। तो यहाँ पर जैसे संधि विच्छेद करने के लिए दे दिया जाए तो हमारी पहचान तो हमारे पास है ही कि आधे वर्ण के बाद क्या होगा, यह होगा या वह होगा। तो यहाँ पर यह आधे वर्ण के बाद यह है, तो जहाँ पर है वहाँ तक आप तोड़ दो और बाद वाला जो है उसको अलग कर दो। आसानी से आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसको अलग कर दो। अब जैसे कि यह, आपको इतना तो पता है कि यह जो है वो किसका बनता है, तो यह ई का बनता है। यह किसका बनता है, ई का बनता है। तो यहाँ पर जो है ई की मात्रा लगा दो। किसकी लगा दो, ई की। अति हो गया। और यह के बाद में जो है स्वर कौन सा बच रहा है, अ बच रहा है। कौन सा बच रहा है, अ बच रहा है ना। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अति धन अल्प। क्या हो जाएगा, अति धन अल्प। जैसे मैंने कहा अत्युत्तम, क्या कहा, अत्युत्तम। और आपसे कहा जाए कि इसका संधि विच्छेद कीजिए। अब इसका संधि विच्छेद आप कैसे करेंगे, सामान्य सी बात है। आप देखो हर स्वर संधि के अंतर्गत हमने प्रत्येक संधि में उसकी एक विशेष पहचान पढ़ी है। तो यहाँ पर भी है कि आधे वर्ण के बाद यह या वह दिखेगा। आपको यण संधि की आसान सी पहचान है कि आधे वर्ण के बाद यह या वह दिखेगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, आधे वर्ण के बाद यह दिख रहा है, आधे वर्ण के बाद क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है। तो सीधी सी बात है कि यह जो है वो किसका बनता है, ई का बनता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अति धन उत्तम। बाद वाली मात्रा जो है वो तो आपके सामने ही होगी। अब यहाँ की मात्रा जो है वह थोड़ा आपको अपना दिमाग लगाना होगा। जैसे इधर की मात्रा में आप ई कर दो तो ई जो है वो सार्थक शब्द नहीं बनता। ये कुछ तो जो है आप अपना मानसिक बल का प्रयोग करो। और यहाँ पर तो जो बाद वाला स्वर है वो तो आपके सामने स्पष्ट है। तो अति धन उत्तम क्या हो जाएगा, अति धन उत्तम। जैसे कि आपसे बोला जाए कि संधि करो प्रति धन अक्षी, प्रति धन अक्षी। तो यहाँ पर कुछ एक विशेष शब्द होते हैं ना, जैसे अक्षी है, अच्छ है। तो यह जो है यह आते तो अलग प्रकार से है ना। जैसे एक और शब्द दे दूँ, जैसे अधि धन। जैसे आपके सामने एक शब्द दे दिया सीधा अध्यक्ष। क्या दे दिया, अध्यक्ष। तो यहाँ पर जैसे प्रति और अक्षी, इसका जब हम संधि करेंगे तो यहाँ पर जिस भी अक्षर के ऊपर, जिस भी वर्ण के ऊपर जो मात्रा दिख रही है उसको तो सीधी सी बात है, सामान्य सी बात है, क्या कर देना, आधा कर देना। ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है, ई के बाद में क्या आ रहा है, असमान स्वर। तो ई का क्या कर देना, यह कर देना। और जब भी अक्षी, अच्छ इस प्रकार के शब्द होते हैं तो उसमें जो है मात्रा का जो है लोप हो जाता है। और यहाँ पर जो शब्द बनेगा अ, तो इसके साथ यह के साथ आकर मिल जाएगा और शब्द क्या बनेगा, प्रत्यक्ष। शब्द क्या बनेगा, प्रत्यक्ष। इसी प्रकार यहाँ भी अगर अध्यक्ष क्या करना है, अध्यक्ष का संधि विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे कि जिस भी यहाँ पर भी देखो पहचान दिख रही है, सीधी सी बात है। आधे वर्ण के बाद ये आ रहा है, आधे वर्ण के बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो आसानी से आप कर सकते हैं। जिस आधा वर्ण है वहाँ पर हमें पता है कि यह आ रहा है, इसका मतलब वो मात्रा जो कौन सी होगी, ई होगी, क्योंकि यह किसका बना है, ई का बना है। और ऊ का क्या बनता है, वह बनता है। तो अधि धन अक्षी, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अधि धन अक्षी। यहाँ पर अक्षी इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसका जो संधि विच्छेद करते समय यह जो है अपने आप ही यह रूप हो जाता है। जैसे शब्द है अति धन अंत। शब्द कौन सा है, अति धन अंत। आपसे बोला जाए कि इसकी भी क्या करो, आप संधि करो। तो यहाँ पर ई दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ई है। योग की चिन्ह के पूर्व ई है और बाद में क्या है, अ है। जब ई और अ का क्या होगा, आपस में योग होगा तो सीधी सी बात है कि बनेगा क्या, ये बनेगा, क्या बन जाएगा, ये। और हमें जो शब्द प्राप्त होगा वो क्या होगा, अत्यंत। कौन सा होगा, अत्यंत। जैसे संधि विच्छेद करने के लिए दे दिया जाए प्रत्येक, क्या शब्द दे दीजिए, प्रत्येक। हमें जो है इसका संधि विच्छेद करना है तो आधे वर्ण के बाद यह दिख रहा है, आधे वर्ण के बाद क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है। तो हमें ये तो सामान्य सी बात है कि यह या फिर
व के उदाहरण हम बाद में देखेंगे। तो ये जो यह की मात्रा ये किससे बनती है? ई से बनती है। और ई की मात्रा जो वो लगेगी किसके ऊपर? तो संधि विच्छेद करते समय एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि इससे पूर्व वाला जो आधा वर्ण है उसके ऊपर ही मात्रा लगेगी। तो इससे पूर्व वाला आधा वर्ण कौन सा है? त है। तो ये सीधी सी बात है कि ई की मात्रा जो है वो किस पर लगेगी? त पर लगेगी। और शब्द क्या बन जाएगा? प्रतिधन एक। हमारा जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रतिधन एक। आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें उ या उ के बाद असमान स्वर, उ या उ के बाद में जब भी असमान स्वर आएगा तो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? व बन जाएगा। परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? व बन जाएगा। इन उदाहरणों को भी हम देख लेते हैं, जैसे कि सुधन आगत। सुधन आगत शब्द क्या है? सुधन आगत। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? उ है ना। यहाँ पर योग के चिन्ह के पूर्व जो स्वर है वो कौन सा है? उ है। और बाद वाला स्वर कौन सा है? आ है। तो हमारी शर्त है कि उ या उ के बाद में जब भी असमान स्वर आएगा तो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? व बन जाएगा। बाद वाली मात्रा जो है वो वैसी की वैसी रहेगी, जो सिर्फ उ की मात्रा जो है वो परिवर्तित होगी, उ का व हो जाएगा। इसमें यण संधि में यह विशेष तौर पर आप हमेशा याद रखना, ई का ये, उ का व होता है। ई का ये और उ का व होता है। तो यहाँ पर उ का व हो जाएगा। तो जिस पर भी मात्रा होती है वो वर्ण तो आधा हो जाएगा। वो वर्ण क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो ये स पर उ की मात्रा है तो स आधा हो गया, बाद में व आ जाएगा। और व भी अभी तक हलंत है तो यह जो आ की मात्रा है यह आकर व के साथ जुड़ जाएगी और शब्द क्या बन जाएगा? स्वागत। शब्द क्या बन जाएगा? स्वागत। इसी प्रकार मैं कहूँ कि अनुधन अय। शब्द आपके सामने क्या है? अनुधन अय। यहाँ पर उ की मात्रा है और बाद में क्या दिख रहा है? अ दिख रहा है। जब भी कि किसी उ के बाद में है ना, ई या उ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ई परिवर्तित होकर यह बनेगा, उ परिवर्तित होकर व बन जाएगा। तो यहाँ पर जिस पर मात्रा है वह तो वर्ण क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। उ का क्या हो जाएगा? व हो जाएगा। व में किसकी मात्रा मिल जाएगी? अ की मात्रा जो है व के साथ मिल जाएगी और बाद में क्या बचा? ये। तो हमारा जो शब्द बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? अन्वय। जैसे आपसे कहा जाए कि अन्विति, शब्द क्या है आपके सामने? अन्विति। अब आपसे कहा जाए कि यहाँ पर आप संधि विच्छेद करो। क्या करना है आपको? संधि विच्छेद करना है। तो मैंने पहले भी बताया यण संधि की सबसे आसान सी पहचान होती है कि आधे वर्ण के बाद य या व दिखेगा। आधे वर्ण के बाद क्या दिखेगा? य या व दिखेगा। अगर यह दिखता है तो सीधी सी बात है वो किससे बना होगा? ई से बना होगा। और वह दिखता है तो किससे बना होगा? उ से बना होगा। इसमें हमेशा आप ये ध्यान रखना, ई का य, उ का व, यह चीज़ जो है आप अपने मस्तिष्क में रखना। तो जो आधे वर्ण से पहले यानी कि वह बना है, इसका मतलब आधा वर्ण कौन सा है? न है। वह बना है तो वह किसका बना होगा? उ का बना होगा। तो इसका संधि विच्छेद हम आसानी से कर सकते हैं। व के बाद में किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है। अनुधन इति। शब्द क्या बन जाएगा? अनुधन इति। शब्द है आपके सामने, जैसे संधि करने के लिए दे दिया जाए अनुधन ऐषण। शब्द कौन सा है? अनुधन ऐषण। इसकी आपको क्या करनी है? संधि करनी है। उ के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है। यानी कि उ के बाद कौन सा असमान स्वर आ रहा है? कैसा आ रहा है? असमान स्वर आ रहा है। जब भी असमान स्वर आता है तो परिवर्तित कौन सा हो जाता है? उ परिवर्तित होगा। उ परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? व बन जाएगा। और जिस पर उ की मात्रा होती है वह वर्ण क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। वह वर्ण कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और ये जो आपका शब्द बनेगा ये क्या बनेगा? अन्वेषण। शब्द क्या बन जाएगा? अन्वेषण। अगर बात करें इससे आगे तो री के पश्चात कोई असमान स्वर हो, री के पश्चात क्या हो? कोई असमान स्वर हो तो री जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। री परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। जैसे कि मातृधन आज्ञा। मातृधन आज्ञा यह शब्द है ना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? री। री के पश्चात यहाँ पर जो है त के पश्चात किसकी मात्रा है? री की मात्रा है। री के पश्चात क्या आ रहा है? आ रहा है। री के पश्चात क्या आ रहा है? आ रहा है। यानी कि री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो री जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? र में परिवर्तित हो जाएगा। री जो है परिवर्तित होकर क्या रूप बन जाएगा? र बन जाएगा। तो जब इसका परिवर्तित रूप र हो जाएगा तो सीधी सी बात है ये तो तय तो है यादा और ये र की मात्रा लग गई और ये बाद वाला जो वर्ण है ये इसके साथ स्वर जो है वो योग करेगा और शब्द क्या बन जाएगा? मात्राज्ञा। शब्द क्या बन जाएगा? मात्राज्ञा। जैसे कि शब्द है पितृधन अंश। पितृधन अंश। तो यहाँ पर भी री है। कौन सा है? री के बाद क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो यहाँ पर भी री परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। और यह शब्द जो है यह क्या बन जाएगा? पितृंश। शब्द क्या बन जाएगा? पितृंश। इस संधि के उदाहरणों में कोई भी ज़्यादा झंझटमारी नहीं है क्योंकि इसके जितने भी उदाहरण हैं उसमें बीच में आपको त्रय दिखेगा। क्या दिखेगा? त्रय दिखेगा। जैसे कि मातृच्छा।
क्या शब्द है? मातृच्छा। अगर आपसे कहा जाए कि इसका संधि विच्छेद करो, त्र दिख रहा है, इसका मतलब यह जो है यण संधि का उदाहरण है। और त्र में जो है ये तो सामान्य सी बात है कि री का बना होगा, र किसका बना होगा? री। और मातृ बाद वाला जो है वो मात्रा कौन सी है? मातृधन इच्छा। तो इस प्रकार के उदाहरणों में जो है सामान्य सी बात है, कौन सा आएगा? त्र आएगा। तो यण संधि में आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने की बात है वो है कि ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, और जहाँ पर आद्य वर्ण के बाद ये या वह दिखे, जहाँ पर आद्य वर्ण के बाद ये या वह दिखे, वहाँ पर आपको यण संधि करनी है। आगे हम चर्चा करेंगे अगली संधि के बारे में। धन्यवाद।